Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. अभी लास्ट 2 डेज हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म किया था बिकॉज मेरा एक एग्जाम था जिसके लिए मुझे इंदौर जाना पड़ा था। ठीक है, तो अब मैं वापस आ गई हूँ तो वीकली सेशन जो है वो मैं आपको आज शाम तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। फिलहाल में हम 23 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे जिसमें आपको 21 22 के भी करंट अफेयर्स एक तरीके से इंक्लूड मिलेंगे। और धीरे धीरे जो भी करंट अफेयर्स का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे मिस आउट हो गए हैं उनको हम एक एक करके अपने सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे 23 सितंबर। आज का दिन काफी खास होता है। क्यों खास होता है? क्योंकि आज हमने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि आयुर्वेदा डे। पहले हम धन्वंतरी दिवस मनाते थे लेकिन धन्वंतरी डे की जो डेट थी वो फ्लक्चुएट होती थी तिथि के अनुसार। लेकिन इस बार डिसाइड किया गया नहीं, अब कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। हमने डिसाइड किया कि 23 सितंबर को हम आयुर्वेदा डे मनाएंगे। और इस साल ये जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है वो गोवा में किया जा रहा है। ठीक है, जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आपने सोलर सिस्टम का स्टडी करते हैं, तो आप लोगों ने एक बेसिक फिनोमेना के बारे में सुना होगा जैसे कि ये हमारी अर्थ है। तो आप लोग ने देखा होगा ये हमारी इक्वेटर है मतलब हमारी भूमध्य रेखा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा आपको मिलेगी। और इसी बीच में मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में हमारा सन जो है वो मूव करता है। इस बीच में हमारा सन क्या होता है? मूव करता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 23 सितंबर मतलब आज के दिन सन कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, इक्वेटर में है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है? आपको एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ कि 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर 23 सितंबर को सूरज होगा। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है और सभी लोग, जो भी बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसको ये बेसिक नॉलेज होता है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर जो बीमारी होती है वो ह्यूमन बॉडी के ब्रेन को इफेक्ट करती है। हमारे ब्रेन में जो मेमोरी सेल होती है, जो याद करने की क्षमता होती है, जो थिंकिंग स्किल होती है, वो सेल, वो कोशिकाएं धीरे 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 डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। और हमारी जो याद रखने की कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जो अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं वो लंबे समय तक कोई भी चीजें याद नहीं रख पाते, वो भूल जाते हैं। तो एक अल्जाइमर एक कॉमन डिजीज है, एक कॉमन कॉज है डिमेंशिया का। अल्जाइमर जो बीमारी होती है वो ह्यूमन ब्रेन को इफेक्ट करती है। और 21 सितंबर को 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया गया। पहली बार पूरे वर्ल्ड में ये सेलिब्रेट 2012 में किया गया था। नाउ बात कर लेते हैं अबाउट द थीम। तो थीम है आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। क्लियर? नाउ बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने की थी 2000, यहाँ पे अगर हम बात करें 2025 में 21 सितंबर को 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जा रहा है। पहली बार यूनाइटेड नेशन ने 1981 में इसकी शुरुआत की थी और पूरे वर्ल्ड में से 2001 में अडॉप्ट किया गया था। नाउ बात कर लेते हैं थीम के बारे में। एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं वर्ल्ड राइनो डे। तो 22 सितंबर को 22 सितंबर को राइनो कंजर्वेशन के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाना, प्रोजेक्ट राइनो के बारे में लोगों को बताना कि किस प्रकार 5 टाइप ऑफ या 5 स्पीसीज राइनो की पाई जाती हैं और उनके शिकार को हमें रोकना हमारा पर्पस है। तो वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार जो ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था वो 2011 में हुआ था। पूरे वर्ल्ड में राइनो की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 5 पाई जाती हैं। पहला है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो कि इंडिया में, नेपाल में है। ब्लैक राइनो अफ्रीका में है। व्हाइट राइनो भी अफ्रीका में पाया जाता है। जावा जावा और सुमात्रन जो राइनोज हैं वो आपको इंडोनेशिया में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया के राइनो विजन के बारे में तो 2005 में सबसे पहली बार आसाम में राइनो विजन को इंक्लूड किया गया था। इसके अंतर्गत राइनो की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया है। ठीक है, और इसका रिजल्ट ये निकला है कि मानस नेशनल पार्क में आसाम में राइनो की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आज के बारे में। 23 सितंबर 23 सितंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इसकी थीम क्या है? नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स।
नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की। क्लियर इतनी चीजें? चलो अब अगली कहानी को समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करने वाले हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। हम सभी को पता होना चाहिए सिनेमा जगत का, फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है, वो क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड है। 2025 चल रहा है लेकिन 2023 के अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2023। तो 2023 का अवार्ड दिया जा रहा है एक जाने माने मलयालम एक्टर मोहनलाल जी को। इनका नाम क्या है? मोहनलाल। मोहनलाल जी एक मलयालम एक्टर है जिन्हें 2023 का प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। ये अनाउंसमेंट किसने की है? यह आपसे पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की अनाउंसमेंट कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करता है। आज मतलब 23 सितंबर को जब 71st नेशनल फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तभी दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मलयालम एक्टर मोहनलाल जी को दिया जाएगा। अब मोहनलाल जी को इसके पहले भी कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए 1991 में मिला था, पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2001 में मिला था और पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 2019 में मिल चुका है और अब दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। दादा साहब फाल्के अवार्ड के अगर हम बैकग्राउंड को समझेंगे तो 1969 में 1969 याद करो जब इसरो का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी समय दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत भी की जा रही थी और पहली पर्सन जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है उनका नाम है देविका रानी। ठीक है, आप लोगों ने एक और पर्सन के बारे में सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो फुल लेंथ फिल्म है, ठीक है, इसको यहाँ पे अगर बात करते हैं, दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाई थी 1913 में और दादा साहब फाल्के को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनकी मेमोरी में ही इस अवार्ड की शुरुआत की गई है। दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इन्होंने हमारे देश की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, अब दादा साहब फाल्के अवार्ड में कितनी प्राइज मनी दी जाती है? तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। 2022 में 10 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन अब प्राइज मनी बढ़ा दी गई है। 2023 के जो अवार्ड होंगे उसमें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी आप देखोगे, गूगल करोगे, विकीपीडिया पे जाओगे तो 10 लाख रुपए आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ समय पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड में जो प्राइज मनी दी जाती है उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो 15 लाख रुपए इस साल से दिया जाना है। अब रिसेंट अवार्ड ही देखते हैं, जैसे कि 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, 2021 में वहीदा रहमान को मिला था और 2020 में आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है और 2023 का मलयालम एक्टर मोहनलाल को दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक का मामला सेट है। चलो अब यहाँ पे दो और पर्सन के बारे में बात करनी है, दोनों के नाम ऑलमोस्ट सेम है, प्रवीण कुमार और प्रवीण रंजन। ठीक है, प्रवीण कुमार जी और प्रवीण रंजन जी, इन्हें हमने आईटीबीपी और सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल बनाया है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करते हुए दो नए डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया है। एक है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल जिनका नाम है प्रवीण कुमार और दूसरे हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल जिनका नाम है प्रवीण रंजन। ठीक है, सबसे पहले प्रवीण कुमार जी के बारे में बात करते हैं जिन्हें आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल बनाया है। इनका टेन्योर 30 सितंबर 2030 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 2030 तक इनका टेन्योर रहेगा। इसके पहले ये क्या काम कर रहे थे? तो इसके पहले आपको ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में काम करते हुए दिखाई देंगे और राहुल रसगोत्रा को ये सक्सीड करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, तो प्रवीण कुमार जी आपको देखने को मिलेंगे। नाउ बात करते हैं सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल, आपको प्रवीण रंजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये सक्सीड कर रहे हैं राजविंदर सिंह भाटी को। इनका टेन्योर भी 31 जुलाई 2029 तक रहने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों नाम प्रवीण से ही, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला नाम आता है अर्शदीप सिंह का, एक जाने माने क्रिकेटर है हमारे देश के, लेकिन साथ ही साथ ये पहले इंडियन क्रिकेटर, पहले इंडियन बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लिए हैं। अभी ओमान के अगेंस्ट इनका मैच चल रहा था और उसमें इन्होंने 100वां विकेट लिया है। ठीक है, तो अर्शदीप सिंह पहले देश के बॉलर बन चुके हैं, इंडिया के पहले बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो अगली कहानी समझ लेते हैं बीसीसीआई के बारे में, सॉरी कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। अभी बीसीसीआई के बारे में बात करनी है, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए चीफ आपको देखने को मिल जाएंगे वी साई रमन। रिसेंटली
पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग हुई थी और इसमें बी साई राम को बनाया गया है सीएमडी। सीएमडी किसका? कोल इंडिया लिमिटेड का चीफ बनाया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड का। इसके पहले ये क्या काम कर रहे थे? तो उसके पहले ये सीएमडी थे नदन कोल फील्ड लिमिटेड के। अभी नदन कोल फील्ड लिमिटेड जो है वो सहायक कंपनी है, वो सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, ठीक है। और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? पीएम प्रसाद को ये सक्सीड करने वाले हैं। 31 अक्टूबर से इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो आपसे सिंपल सा प्रश्न बनेगा, कोल इंडिया के चीफ कौन है? तो बी साईराम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम आता है मिथुन मनहास का। इसके पहले जो दिल्ली की रणजी ट्रॉफी, मतलब दिल्ली की जो रणजी टीम है उसके कैप्टन रह चुके हैं मिथुन मनहास, जो कि फॉर्मर दिल्ली कैप्टन रह चुके हैं। इन्हें नया बीसीसीआई का प्रेसिडेंट चुना गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। 1928 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और मिथुन मनहास आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे बीसीसीआई के। इसके अलावा एक और नाम आप याद रख सकते हैं, राजीव शुक्ला, ये आपको वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे देवजीत सेखिया, ये आपको सेक्रेटरी देखने को मिल जाएंगे। और अरुण धूमल, ये आपको आईपीएल के चेयरमैन के रूप में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में हमने बात कर ली है। क्लियर है इतनी चीजें? चलो अब देश दुनिया की और भी खबरें हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आज के क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको चाहिए है तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड करके अच्छे खासे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगस्त मंथ की अगर आपको मैगजीन की रिक्वायरमेंट है जिसमें टॉप 300 एमसीक्यू और पूरे महीने के वन लाइनर्स हैं, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, वो भी केवल 25 रुपए में, तो आप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ इन मैगजीन्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज में, टेस्ट सीरीज में और मैगजीन सेक्शन में एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ बात कर लेते हैं पीयूष गोयल जी के बारे में। इन्होंने रिसेंटली 3rd एडिशन इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। अब ये क्या होता है देखो, अब अलग अलग जो हमारे राज्य हैं, हमारे अलग अलग जो स्टेट है, ऑब्वियस सी बात है वो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी कैसी हो, डिजिटलाइजेशन हो, ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव ले सकते हैं। जैसे कि अभी 17 सितंबर को क्या हुआ था, जो आपकी पीएम मित्र योजना है, तो पीएम मित्र पार्क को धार में, धार कहाँ है? एमपी में, एमपी में इसको इनॉग्रेट किया गया। तो हर एक राज्य अपने तरफ से प्रयास करता है कि लॉजिस्टिक आपका आसान हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आपका सब कुछ क्या हो जाए, डिजिटल हो जाए, आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, तो इंडस्ट्रियल पार्क बने। इसलिए पीयूष गोयल जी ने रिसेंटली इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम को अनवील किया है नई दिल्ली में, जो कि 3rd एडिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मार्किंग द 10 ईयर ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, 10 साल हो चुके हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के, और उसी ओकेजन में इसे लॉन्च करने का काम किया गया है। अब ये जो पूरा रेटिंग सिस्टम है, एक डेवलप कौन कर रहा है? तो इस रेटिंग सिस्टम को डीपीआईआईटी, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। पहला फेज इसका 2018 में शुरू हुआ था। चलिए नाउ बात करते हैं ब्लू पोर्ट के बारे में। अभी ब्लू पोर्ट्स क्या होते हैं? क्या ये नीले कलर के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लू पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जिनका डेवलपमेंट मरीन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, फिशिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जहां पे फिशिंग की जाती है, फिश को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं? ब्लू पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो इंडिया और यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका नाम है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं एफएओ के बारे में बात करूं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम 3 नए वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स बनाएंगे, जहां से हम क्या करेंगे? मछलियों को निर्यात करने का काम करेंगे, एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। ये 3 नए पोर्ट्स कहां पर बनाए जाएंगे? तो पहला बनाया जाएगा आपका बनाकबरा पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? बनाकबरा पोर्ट। और ये पोर्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? दीव में, दमन और दीव वाला दीव में। फिर कराईकल पोर्ट पौंडीचेरी में, और जकाऊ, जकाऊ पोर्ट आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, और इसके लिए 368 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। क्लियर है इतनी चीजें?
तो ये तीनों मैच द कॉलम में पूछे जा सकते हैं कि जकाओ ब्लू पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में है, कराईकल कहाँ पर है, पौंडीचेरी में है, और बनाकबारा कहाँ पर है, दीव में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें खास बात क्या होगी, इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जाएंगी, आईओटी सेंसर्स होंगे, एआई टेक्नोलॉजी, 5G ऑटोमेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रियल टाइम डेटा एनालिसिस किया जाएगा, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, एनर्जी ट्रांजिशन पे, ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड क्लास 3 नए ब्लू पोर्ट्स तैयार होंगे एफएओ की मदद से। इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। चलिए ना बात करते हैं जापान ISSA J1 सैटेलाइट टू लॉन्च ऑन इंडिया PSLV इन 2027। पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान ने इंडिया के जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसको खरीदने का काम किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जापानीज कंपनी ने इंडिया के PSLV रॉकेट को खरीदा है, और इंडिया का ये जो PSLV रॉकेट है इसकी मदद से जापान का ISSA J1 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा 2027 में। कहां से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो याद रखना है कि जापान की कंपनी हमसे PSLV खरीद रही है और हमारे ही लॉन्चिंग पैड से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम है ISSA J1। इसका मतलब है इन सीटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन। ठीक है, इतनी चीजें। जापान का ये मिशन है, जापान की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टेक्नोलॉजी और साइंस एंड स्पोर्ट्स ने मिलकर इसको तैयार किया है। नाउ बात करते हैं, दिस इज द बिग न्यूज बिकॉज हमारे जो रिलेशन है आपको पता है सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे हैं, हमारा बायलेटरल ट्रेड अच्छा है, हमने कई सारे MOU साइन किए हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी सऊदी अरेबिया के साथ काफी अच्छा है। ठीक है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है, और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ये बात तो आपको पता है। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि आप लोगों ने नेटो के बारे में सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो में प्रेजेंटली 32 मेंबर है, 32 मेंबर्स हैं, और नेटो का फॉर्मेशन 1949 1949 में किया गया था। ऐसा बोला जाता है कि नेटो के किसी भी कंट्री मेंबर पे अगर आप अटैक करते हो तो पूरे नेटो ग्रुप पे अटैक माना जाता है। नेटो में कोई कंट्री मेंबर है और अगर आपने उस पर अटैक किया तो पूरे नेटो ग्रुप पे अटैक माना जाएगा, और सभी नेटो सदस्य जो है वो उसको सहयोग करने वाले हैं। उसी प्रकार का कोई पैक्ट है जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ है। इसमें कहा है कि पाकिस्तान पर अटैक सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा, मतलब अब इंडिया क्या पाकिस्तान पे अब कुछ करे भी ना, ऐसी कहानी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान साइन नेटो स्टाइल अटैक ऑन वन पैक्ट। अटैक ऑन वन अटैक इक्वल टू अटैक ऑन बोथ। एक पे अटैक करोगे दोनों पे अटैक माना जाएगा। किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसा कहा है एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर विल बी कंसिडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में नेटो स्टाइल पैक्ट अटैक ऑन वन पैक्ट साइन किया गया है, और नेटो का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। 32 मेंबर कंट्रीज आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है उत्तराखंड CM धामी इनॉग्रेट्स एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 इन हल्द्वानी फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम ये कोई इंटरनेशनल इवेंट जो है वो आपको हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फेंसिंग इवेंट। फेंसिंग का मतलब होता है तलवारबाजी। ठीक है, तो उत्तराखंड मार्क का हिस्टोरिक मूवमेंट इन इंडियन स्पोर्ट बाय होस्टिंग द एशियन कैडेट कप। तो अगर आपसे पूछा जाए एशियन कैडेट कप का रिलेशन किस गेम से है, तो आपका आंसर होना चाहिए तलवारबाजी से या फिर फेंसिंग से इसका रिलेशन है। हल्द्वानी में से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसे इनॉग्रेट किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसे ऑर्गेनाइज करने वाली है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम में। ठीक है, अब हमारे देश में ये जो फेंसिंग है तलवारबाजी जो इवेंट है वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन जब से एक नाम देखने को मिलता है अर्जुन अवॉर्डी भवानी देवी, तब से लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो भवानी देवी का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भवानी देवी किस गेम से संबंधित है, तो फेंसिंग से तलवारबाजी से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ बात कर लेते हैं फर्स्ट एवर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव बीइंग सेट अप इन मोरक्को। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो मोरक्को पे विजिट करने गए थे। ठीक है, इन अ हिस्टोरिक स्टेप टू एक्सपांड इंडियाज ग्लोबल डिफेंस फुटप्रिंट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 2 दिन के विजिट पे गए थे मोरक्को। ठीक है, और ये पहला डिफेंस मिनिस्टर का विजिट आपको देखने को मिलेगा मोरक्को में, और वहां पे जाके उन्होंने अंडर द आत्मनिर्भर भारत पहली बार अफ्रीका में कोई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, अफ्रीका की पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जमीन में पहली बार
भारत के द्वारा कोई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। तो मिस्टर सिंह विल इनॉग्रेट टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा एडवांस सिस्टम मैरोक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, कहाँ पर? मोरक्को में ओपन की जाएगी, और ये पहला इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो अफ्रीका की जमीन पे अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है वो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, 2007 में बनी थी। और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव 2020 का इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। मोरक्को जो कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको अटलांटिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करती हुई दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। रबात यहाँ पे इसकी कैपिटल है, और दिरहम यहाँ पे करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें डन। देखो, ये बहुत मेहनत से करंट अफेयर्स रेडी किए गए हैं आप लोगों के लिए, और बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर में टू द पॉइंट आपसे यहाँ पे करंट अफेयर्स की बातें की जा रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो शेयर जरूर करेंगे, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। Which state government has announced 1,000 rupees monthly allowance for unemployed youth? तो यहाँ पे जो बेरोजगार युवा हैं उनको चीफ मिनिस्टर सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम के अंदर 1,000 रुपए मंथली दिया जाएगा। ये घोषणा किस राज्य सरकार की है? तो ये बिहार राज्य की योजना आपको मिल जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने अनाउंसमेंट किया था कि अंडर द चीफ मिनिस्टर सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम 1,000 रुपीज मंथली दिया जाएगा एज अ बेरोजगारी भत्ता, आप इसको समझ सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे ग्रेजुएट है और अनएम्प्लॉयड है और जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है, तो उसको 1,000 रुपए मंथली दिया जाएगा बाय द बिहार गवर्नमेंट। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि बिहार से ही है। हु हैज बिकम द बिहार फर्स्ट वीमेन फिडे मास्टर इन चेस? बिहार की पहली महिला जो कि फिडे मास्टर बन चुकी हैं चेस में, उनका नाम क्या है? ये बात मैंने आपको करंट अफेयर्स में कवर कराई है, इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं, आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।